सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे की हेडलाइंस के साथ। भारत और रूस का साझा घोषणा पत्र जारी। कुडनकुलम की 2 यूनिटों के निर्माण समेत 5 समझौते। प्रधानमंत्री ने दिया कारोबारियों को निवेश का न्योता। नोटबंदी से जीडीपी में गिरावट को वित्त मंत्री ने किया खारिज। कहा, वैश्विक मंदी के बावजूद अच्छी रही विकास दर। जीएसटी से कर प्रणाली में बड़े बदलाव का दावा। कर्ज माफी पर महाराष्ट्र में किसानों की बेमियादी हड़ताल। सरकार से बातचीत बेनतीजा। सड़क पर दूध बहाकर विरोध। भारत और पाकिस्तान को मिलेगी शंघाई संगठन की पूर्ण सदस्यता। अगले हफ्ते कजाकिस्तान बैठक में लगेगी मुहर। व्यापार और निवेश के क्षेत्र में मिलेगा फायदा। और पेरिस जलवायु समझौते से अलग हुआ अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत कई वैश्विक नेताओं ने जताई नाराजगी। भारत और रूस के बीच कुडनकुलम की 2 यूनिट के निर्माण समेत 5 समझौते हुए हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कल शिखर वार्ता के बाद औपचारिक प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई। इसके बाद दोनों देशों ने सेंट पीटर्सबर्ग साझा घोषणा पत्र भी जारी किया। भारत रूस शिखर वार्ता के दौरान दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी देखने को मिली। शिखर वार्ता के बाद औपचारिक प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई और फिर नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में परमाणु ऊर्जा समेत 5 करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को रूस का अहम साझेदार बताया। पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों का असर भारत के साथ संबंधों पर नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता दिलाने में अहम भूमिका निभाने के लिए रूस के राष्ट्रपति का आभार जताया और सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा से दोनों देशों में आर्थिक समृद्धि बढ़ने की बात कही। आज हमने सेंट पीटर्सबर्ग एक ऐलान एडॉप्ट किया है, डिक्लेरेशन एडॉप्ट किया है। एक ऐसा डिक्लेरेशन जो कि न केवल दोनों देशों के आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिरता का विकास और मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि वैश्विक उथल-पुथल में स्थिरता का एक बेंचमार्क साबित होगा। В ходе нашей беседы с господином премьер-министром было отмечено успешное сотрудничество в сфере мирного атома. Хотел бы на это особо обратить внимание. शिखर वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संबंधों में आने वाली अड़चनों को दूर करने पर बात की। दोनों नेताओं ने इस बातचीत में आतंकवाद के अलावा चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, एनएसजी और संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर गंभीरता से चर्चा की। खासकर ओबीओआर के बहाने चीन की बढ़ती सक्रियता से पूरे क्षेत्र में शांति और संतुलन के खतरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अवगत कराया। दोनों नेताओं ने रक्षा और परमाणु ऊर्जा के अवसरों की भी समीक्षा की। वार्ता से पहले प्रधानमंत्री सेंट पीटर्सबर्ग के एक स्मारक गए, जहां उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कजाकिस्तान में अगले हफ्ते होने वाली शंघाई सहयोग परिषद की बैठक में भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्यता दी जाएगी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक दोनों देशों के पूर्ण सदस्य देने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 8 और 9 जून को अस्ताना में होने वाले 2 दिवसीय सम्मेलन में दोनों देश एससीओ के पूर्ण सदस्य बन जाएंगे। जून 2001 में चीन, रूस और 4 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने शंघाई सहयोग संगठन की शुरुआत की थी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोलीबारी का सेना ने करारा जवाब दिया है। जवाबी गोलीबारी में पाकिस्तान के 5 सैनिकों के मारे जाने और 6 के घायल होने की खबर है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने भारतीय उप उच्चायुक्त को कल तलब करके विरोध जताया। इधर कश्मीर दौरे पर श्रीनगर पहुंचे सेना प्रमुख ने सैन्य कमांडरों के साथ बैठक करके सुरक्षा हालात की समीक्षा की। कई दिनों की शांति के बाद पाकिस्तान ने गुरुवार को फिर जम्मू कश्मीर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सीमा पार से नौशहरा और कृष्णा घाटी सेक्टर में भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की।
सेना ने भी गोलीबारी का माकूल जवाब दिया। पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई और एक बीएसएफ जवान समेत 2 लोग घायल हो गए। गृह मंत्री ने कहा कि सीमा पर 3 स्तरीय सुरक्षा बरती जा रही है। सीमाओं की चाक चौबंद सुरक्षा होनी चाहिए और इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत राडार्स, लेसर्स, कैमरास और इसके अतिरिक्त कमांड एंड कंट्रोल आदि को मिलाकर हम लोग सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत कश्मीर दौरे पर हैं। श्रीनगर में उन्होंने सैन्य कमांडरों के साथ बैठक की। उन्होंने जम्मू कश्मीर और एलओसी पर मौजूदा हालात का जायजा लिया। सेना प्रमुख ने सेना की तैयारियों और रणनीति की समीक्षा की। इधर दिल्ली में रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सेना नियंत्रण रेखा और आतंकवादियों पर भारी पड़ रही है। दक्षिण कश्मीर के कुछ जिलों के अंदर स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। उसके अलावा बाकी कश्मीर में श्रीनगर वगैरह बिल्कुल सामान्य थे। जो हमारी आर्मी और दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंक्लूडिंग सीआरपीएफ और लोकल पुलिस, उनका डोमिनेशन टेररिस्ट के ऊपर काफी हद तक इस वक्त बना हुआ है। सुरक्षा बलों ने बुधवार को सोपोर में पुलिस पार्टी पर हमले के जिम्मेदार 2 आतंकियों को मुठभेड़ के बाद मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक ग्रेनेड हमले को लेकर 2 लोगों से पूछताछ की गई थी। इसके बाद हिजबुल के इन आतंकियों के बारे में सुराग मिला था। पुलिस पार्टी अलॉन्ग विद सीआरपी एंड आर्मी पहुंची तो दोनों टेररिस्ट को सरेंडर करने के लिए कहा गया। इट वाज रिटेलिएटेड बाय ए फायर, सो पुलिस also returned the fire. These security forces returned the fire. As a result, these 2 terrorists, Azaz and Basharat, got eliminated. इधर सेना ने हिजबुल और लश्कर के 12 मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची जारी की है। इसमें रियाज नाइकू, मोहम्मद यासीन, अल्ताफ डार शामिल हैं। बीते 1 हफ्ते के दौरान सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 8 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं पाकिस्तान सेना लगातार सीमा पर गोलीबारी कर आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने कहा है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव क्षमा याचिका दाखिल करने का मौका मिलेगा, उससे पहले उनकी फांसी की सजा पर अमल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की याचिका जाधव के कॉन्सुलर एक्सेस को लेकर थी। जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया था। न्यायालय ने भारत की दलील सुनने के बाद फैसला आने तक जाधव की सजा पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी के असर से जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद 7 से 8% विकास दर अच्छी है। वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पर बेहतर असर हुआ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को अपने मंत्रालय के 3 साल के कामकाज का ब्यौरा पेश किया। वित्त मंत्री ने जीडीपी में गिरावट के लिए नोटबंदी के असर को नकार दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक हालात समेत कई वजहों से जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट आई है। नोटबंदी का बचाव करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इससे डिजिटाइजेशन को बढ़ावा मिला है और टैक्स देने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। I do believe that in the current global situation, a 7 to 8% growth, which is at the moment the Indian normal, is a fairly reasonable, by global standards very good, by our own standards fairly reasonable level of growth. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार बैंकों का एनपीए का बोझ खत्म करने के लिए काम कर रही है और अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना बड़ी चुनौती है। अब एक और कदम हम लोगों ने उठाया है और अगले कुछ दिनों में उसके संबंध में जो कार्रवाई होगी, ये जो हम बैंकिंग रेगुलेशन का जो ऑर्डिनेंस लाए हैं उसके तहत मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में इसमें एक्टिव कार्रवाई उस मैकेनिज्म के तहत होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि नागरिक विमानन मंत्रालय एयर इंडिया के निजीकरण की नीति पर विचार कर रही है। जीएसटी को लेकर उन्होंने भरोसा दिलाया कि इससे कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने कल होने वाले ईवीएम हैकाथॉन के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड से 14 मशीनें मंगाई हैं।
इन्हें राज्यों के स्ट्रांग रूम में रखा गया था, जिनका इस्तेमाल पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में किया गया था। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कई पार्टियों ने ईवीएम से छेड़खानी का मुद्दा उठाया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने 3 जून को हैकाथॉन के आयोजन की बात कही थी, लेकिन सिर्फ एनसीपी और सीपीएम ने ही आयोग की चुनौती को स्वीकार किया है, जबकि मुद्दे को प्रमुखता से उठाने वाली आम आदमी पार्टी ने इससे किनारा कर लिया। पार्टी ने अलग से हैकाथॉन कराने की बात भी कही। आम आदमी पार्टी ने नया रास्ता अपनाते हुए शनिवार को ही हैकाथॉन आयोजित कराने का ऐलान किया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में भी ईवीएम टैंपरिंग का डेमो दिया था। कांग्रेस फिर दक्षिण भारत में स्थिति मजबूत करने में जुट गई है। इसी सिलसिले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना का दौरा किया। उन्होंने संगारेड्डी में रैली की। इस मौके पर उनके निशाने पर तेलंगाना सरकार रही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य का जिस मकसद के लिए गठन किया गया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोगों के सपने अब तक अधूरे हैं। Who had a dream of Telangana, who had dreamed of a particular type of Telangana, are not getting what they had dreamed of. So we would like to give them that. कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इस्तीफे की पेशकश की है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने ये पेशकश की है। हालांकि परमेश्वर कर्नाटक के कांग्रेस यूनिट के अध्यक्ष बने रहेंगे। कांग्रेस ने कर्नाटक का चुनाव मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के नेतृत्व में ही लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने डीके शिवकुमार को प्रचार की कमान सौंपी है। पार्टी ने राज्य में सत्ता को बचाने के लिए दोनों अहम पदों मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पर यथास्थिति को बनाए रखा है। बूचड़खाने के लिए पशुओं के व्यापार पर पाबंदी के विरोध में मेघालय के बीजेपी नेता बर्नार्ड मराक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी स्थानीय लोगों की परंपरा और संस्कृति का सम्मान नहीं कर रही है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में बीफ खाया जाता है। बर्नार्ड मराक केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीफ पार्टी का आयोजन करना चाहते थे। हमारे साथ हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पंजाब का खटकर कलां, अमर शहीद भगत सिंह का पैतृक गांव। यहाँ है शहीद आजम से जुड़ी चीजों का अनूठा संग्रहालय। इस संग्रहालय में है उनकी निजी चीजें, स्मृति चिन्ह, चित्र और कई अनमोल दस्तावेज, फांसी से जुड़े कागजात और वो कलम जिससे लिखी गई क्रांतिकारियों की सजाए मौत। इसके अलावा खटकर कला में है शहीद भगत सिंह का पैतृक मकान। इस घर में रहता था उनका परिवार। अब यहाँ है उनसे जुड़ी यादें और कई सारे सामान। उत्तर प्रदेश में 30 जून से मिड डे मील के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। राज्य प्रशासन ने सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों के लिए यह आदेश जारी किया है। मेरठ जिला बुनियादी शिक्षा अधिकारी इकबाल सिंह ने बताया कि सरकार ने सभी जिला प्राधिकरणों को इसे लागू करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि स्कूलों ने सभी छात्रों का आधार कार्ड बनवाने के लिए अभियान चलाया था। इस साल की शुरुआत में ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों में मिड डे मील के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया था। महाराष्ट्र में सरकार की नीतियों के खिलाफ किसान कल से बेमियादी हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह से जरूरी सामानों की आपूर्ति में रुकावट आई है। मांगे नहीं माने जाने पर किसानों ने आंदोलन तेज करने की बात कही है। राज्य सरकार का कहना है कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए है। महाराष्ट्र में सरकार की नीतियों के खिलाफ गुरुवार को किसानों का गुस्सा कुछ इस तरह सड़कों पर फूटा। कहीं किसानों ने दूध बहाकर तो कहीं सब्जियों को सड़कों पर फेंककर विरोध जताया। मुंबई, शिरडी, औरंगाबाद समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों की कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। नाराज किसानों ने नासिक मंडी को बंद रखा। सरकार कुछ नहीं देख रहा, इधर आ रहा, वो आता है, उधर वो आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग आज के लिए सब बंद किया। हमारा दूध बंद है, सब्जी बंद है, सब लोग बंद है। हड़ताल के पहले दिन ही इसका असर देखने को मिला।
दूध, फलों और सब्जियों की कमी से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे किसान की कोई फिक्र नहीं है। शेतकरी आत्महत्या कर रहा है, उनको भाव नहीं मिल रहा है। अभी आप तुरी का ही देखो, वो सब पड़ा है, सड़ रहा है, लेकिन शेतकरी कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार है, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन किधर अच्छे दिन आए। किसान क्रांति समिति के सदस्यों का दावा है कि महाराष्ट्र के 80% किसान और 45% किसान संगठन हड़ताल में शामिल हैं। इनकी मांग है कि किसानों के सभी कर्ज माफ किए जाएं, फसलों को उचित मूल्य मिले, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं, खेती के लिए बिना ब्याज के कर्ज मिले और 60 साल उम्र वाले किसानों को पेंशन दी जाए। किसानों ने मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का इरादा जताया है। जब तक सरकार किसान की कर्ज मुक्ति नहीं करती, उत्पादन खर्च अधिक 50% मुनाफा इसका ये बना के किसान के अनाज या धान्य को भाव नहीं देती, तब तक ये हमारा आंदोलन चलने वाला है। सरकार सभी किसानों के साथ, किसान नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। ये हल निकलना जरूरी है, बातचीत के माध्यम से ही कोई प्रश्नों का हल निकल सकेगा। मंगलवार को किसान क्रांति समिति के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, जिसके बाद किसानों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्वामी अग्निवेश ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के चीनी मिल मजदूरों के मामले में राज्य की नीतीश कुमार सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। 10 अप्रैल को मोतिहारी शुगर मिल के 2 मजदूरों की आत्महत्या के मामले में उन्होंने राज्य सरकार की जांच को फिजूल बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की। समाजसेवी अग्निवेश ने कल दिल्ली में जेडीयू दफ्तर के बाहर मजदूरों के प्रदर्शन की अगुवाई की। उन्होंने कहा कि चीनी मिल मालिक और पुलिस के बीच सांठगांठ है और मामले की जांच कर रही एसआईटी पर उन्हें भरोसा नहीं है। दरअसल बकाया वेतन समेत कई मांगों को लेकर 2 मिल मजदूरों ने 10 अप्रैल को आत्मदाह किया था, लेकिन पुलिस ने इस मामले में ही कई मजदूरों को जेल भेज दिया था। ये एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर है नीतीश गवर्नमेंट का। उसकी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी और सीबीआई की जांच करवानी पड़ेगी। हरियाणा में आज सुबह मध्यम तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में महसूस किए गए। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह 4:25 पर आए भूकंप का केंद्र रोहतक में 22 किलोमीटर की गहराई में था। किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर भूकंप महसूस करने के अपने अनुभव साझा किए। चक्रवाती तूफान मोरा के चलते पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश दूसरे दिन भी जारी रही। मिजोरम में चक्रवाती तूफान मोरा के चलते लगातार बारिश और तेज आंधी से कई मकान तबाह हो गए। बिजली आपूर्ति और संचार सेवाएं बाधित हुई हैं। नदी का स्तर बढ़ने से पानी सड़कों पर आ गया है, जिसकी वजह से आवाजाही में परेशानी हो रही है। चक्रवाती तूफान की वजह से लगभग 130 मकानों को नुकसान पहुंचा है। तूफान मोरा ने बांग्लादेश में भी भारी तबाही मचाई है। तूफान में मरने वालों की तादाद 9 हो गई है। सैकड़ों मकान जमींदोज हो गए हैं। 10 जिलों के 50,000 परिवार बेघर हो गए हैं। बांग्लादेश की नौसेना अभी तक लापता 81 मछुआरों की खोज में लगी है। बंगाल की खाड़ी में आए भीषण तूफान के बाद से 63 से ज्यादा लोग बचा लिए गए। बांग्लादेश के साथ भारतीय नौसेना भी राहत के काम में जुटी है। श्रीलंका में बारिश के साथ आई तबाही के बाद राहत और सुरक्षा कार्य तेजी से हो रहा है। देश के दूर दराज के इलाकों में भी मदद पहुंचाने की कोशिश जारी है। श्रीलंका में बारिश और बाढ़ ने लोगों की जिंदगी मुहाल कर दी है। हालात भले ही सामान्य हो रहे हों, लेकिन बर्बादी पर लोगों की आंखों का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। दुर्गम इलाकों में अब भी हजारों लोग फंसे हैं। उन्हें मदद का इंतजार है। भारतीय नौसेना के जवान आपदा में फंसे लोगों की मदद में जुटे हैं। पीड़ितों का खाना, दवाइयां और जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। राहत शिविरों में लोगों के इलाज की भी व्यवस्था है। दूर दराज के इलाकों में भी राहत पहुंचाने का काम जारी है। වෙන විකල්පයක් නැහැ මොකද දැන් එක දිගට බෝට්ටු ගමන් කරන්නත් බෑ ඒ වගේම තැනින් තැන තමයි මේ බරපතල ගංගාතුර තත්ත්වය තියෙන්නේ। श्रीलंका में बारिश और बाढ़ से करीब 6 लाख से ज्यादा लोग पलायन को मजबूर हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के बीच अमेरिका ने खुद को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते को लेकर पहले भी ऐतराज जता चुके थे। 2015 में हुए पेरिस समझौते के तहत पहली बार दुनिया के बड़े देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एकजुट हुए थे। भारत समेत विश्व के कई देश पेरिस जलवायु समझौते को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं। In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Thank you. अमेरिका जलवायु समझौते का हिस्सा नहीं होगा। गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए नए सिरे से नया समझौता किया जाएगा। But begin negotiations to re-enter either the Paris Accord or in really entirely new transaction on terms that are fair to the United States, its businesses, its workers, its people, its taxpayers. So we're getting out, but we will start to negotiate and we will see if we can make a deal that's fair. And if we can, that's great. पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस फैसले को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को लेकर भविष्य की अनदेखी की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र और विश्व के नेताओं ने भी अमेरिका के पेरिस डील से बाहर होने पर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए वैश्विक प्रयास जारी रहेगा। The Paris Agreement was adopted by all the world's nations in 2015 because they recognize the immense harm that climate change is already causing and the enormous opportunity that climate action represents. It offers a meaningful yet flexible framework for action by all countries. Canada is deeply disappointed with the U.S. position. The Paris Agreement is a good deal for Canada, and it's a good deal for the world. It will create good jobs. The clean growth economy is where the world is going, and Canada is going to be part of it. पेरिस में डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की निंदा की गई। विरोध में प्रशासनिक मुख्यालय की तमाम बत्तियों को हरा कर दिया गया। समझौते के समर्थकों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का गलत कदम बताया। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई से पीछे हटने को लेकर अमेरिकी नागरिकों ने भी विरोध जताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसले से पहले इस समझौते को लेकर ऐतराज जताया था। राष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रचार अभियान के दौरान भी उन्होंने इससे बाहर होने की बात कही थी, जबकि अमेरिका चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ही पेरिस समझौते की पहल की थी और इस पर 190 से ज्यादा देशों ने सहमति जताई थी। कार्बन उत्सर्जित करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश अमेरिका ने 2025 तक 2005 के स्तर से 26 से 28% तक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन घटाने का संकल्प लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खेलों की। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और कनाडा के ग्रेबियाला डेब्रोव्स्की फ्रेंच ओपन मिश्रित युगल वर्ग के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। बोपन्ना और डेब्रोव्स्की ने ऑस्ट्रेलिया की जेसिका मोरे और मैट रीड को पहले मैच में हराया, जो कि सिर्फ 39 मिनट तक चला। अब उनका सामना न्यूजीलैंड के अर्चेम सिताक और यूक्रेन के एलिना स्वेतलिना की जोड़ी से होगा। बात खास शख्सियत की। शोमैन के नाम से मशहूर अभिनेता राज कपूर की आज पुण्यतिथि है। अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। राज कपूर भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में आज भी लोगों के दिलो दिमाग को छू जाती हैं। मेरा नाम राजू, घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। हर दिल अजीज अभिनेता राज कपूर ने फिल्मों के जरिए वो मुकाम हासिल किया जो देश विदेश के कम ही अभिनेताओं को नसीब हुआ है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। राज कपूर ने समाज में फैली बुराइयों को मनोरंजन के जरिए समझाया, जिसकी झलक जिस देश में गंगा बहती है अब दिल्ली दूर नहीं,
और बूट पॉलिश में देखने को मिली। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। हिंदी फिल्मों में राज कपूर को पहला शोमैन कहा जाता है। उनकी फिल्मों में मौज मस्ती, प्रेम, एक्शन से लेकर आध्यात्म और समाजवाद तक सब कुछ मिलता है। फिल्म जागते रहो में उठाया गया भ्रष्टाचार का मुद्दा अभी भी प्रासंगिक है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। जबकि फिल्म श्री 420 में उनका दिखाया गया मकान का सपना आज भी जिंदा है। जीना इसी का नाम है। फिल्मों में उनके योगदान के लिए 1971 में उन्हें पद्म भूषण और 1987 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। 2 जून 1988 को राज कपूर ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। भारत और रूस का साझा घोषणा पत्र जारी। कुडनकुलम की 2 यूनिट के निर्माण समेत 5 समझौते। प्रधानमंत्री ने दिया कारोबारियों को निवेश का न्योता। नोटबंदी से जीडीपी में गिरावट को वित्त मंत्री ने किया खारिज। कहा वैश्विक मंदी के बावजूद अच्छी रही विकास दर। जीएसटी से कर प्रणाली में बड़े बदलाव का दावा। कर्ज माफी पर महाराष्ट्र में किसानों की बेमियादी हड़ताल। सरकार से बातचीत बेनतीजा। सड़क पर दूध बहाकर विरोध। भारत और पाकिस्तान को मिलेगी शंघाई संगठन की पूर्ण सदस्यता। अगले हफ्ते कजाकिस्तान बैठक में लगेगी मुहर। व्यापार और निवेश के क्षेत्र में मिलेगा फायदा। पेरिस जलवायु समझौते से अलग हुआ अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत कई वैश्विक नेताओं ने जताई नाराजगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।